हेलो एवरीवन। तो हम लोग पिछली क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे कार्बोनिक एनहाइड्रेज के बारे में। फिर हमने पढ़ा था कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज के पास के एक्टिव साइट में जो Zn2+ होता है वो सॉफ्ट करेक्टर का होता है, राइट। अगर सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल हमारे पास है तो उसकी एक्टिविटी को ब्लॉक भी कर सकते हैं, क्योंकि सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन ज़्यादा फेवरेबल है कंपेरिजन टू OH- जो कि हार्ड है, Zn2+ है, राइट। उसके बाद हमने ये भी देखा था कि मैकेनिज्म कैसे होती है, और हमने देखा था इफिशियंट ज़्यादा है। बाकी बहुत सारी चीज़ें हमने उसके बारे में देख ली थी कार्बोनिक एनहाइड्रेज में। हमने लास्ट में ये भी पढ़ा था कि Zn2+ कार्बोनिक एनहाइड्रेज में जब भी हमें स्टडी करनी होती है उसके चारों तरफ के इन्वायरमेंट की, तो बेसिकली हम लोग CO2+ रिप्लेस कर लेते हैं। CO2+ से क्या होता है, एक्टिविटी भी रिटेन रहती है, और दूसरा ये है कि ज़रूरी है ना एक्टिविटी रिटेन रहे। तो मैंने कहा था कि एक रीज़न तो ये है कि CO2+ बाकी कंपेरिजन में जो है क्या फेवर करता है, टेट्राहेड्रल। दूसरा CO2+ CO3 में भी नहीं जाता। इसका एक कतई मतलब नहीं है कि बाकी मेटल नहीं आ सकते, लेकिन सिंपल सी बात है, सबसे सुटेबल कौन है, CO2+। जो सुटेबल होगा उसको हम लोग प्लेस करते हैं, ठीक है। फिर आपके मन में एक सवाल आएगा कि अगर CO2 सुटेबल है, सब कुछ काम भी कर रहा है, तो नेचर ने CO2 को क्यों नहीं ले लिया। अरे नेचर ने CO2 को इसलिए नहीं लिया क्योंकि नेचर में जिंक ज़्यादा है कोबाल्ट से, ठीक है। और दूसरा CO2 में पॉसिबिलिटी है रिडॉक्स, हालांकि यहाँ पे रिडॉक्स एक्टिविटी नहीं शो करेगा वो, राइट। लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं रखा, क्योंकि एक चीज़ ये भी आपको पता है ना कि जिंक का अबंडेंस जो है कोबाल्ट से ज़्यादा है। तो जब काम दोनों वही कर रहे हैं तो जो इन्वायरमेंट में बाहर होगा नेचर उसी को सिलेक्ट करेगा ना। तो ये मत सोच लेना कि CO2 है तो नेचर ने CO2 ने, उसका रीज़न यही है कि जिंक जो है वो बाहर ज़्यादा है, जिंक का अबंडेंस ज़्यादा है कंपेरिजन टू कोबाल्ट के। इसलिए जब दोनों का एक्टिविटी, दोनों का काम सेम ही है तो उसको ले लिया, ठीक है। अब नेचर को थोड़ी पता था कि कल आप स्पेक्ट्रोस्कोपी करके इसके चारों तरफ की इन्वायरमेंटल स्टडी करोगे, नहीं। तो आज हमें ज़रूरत हो, लोग हम कर रहे हैं, ठीक है। अब लोग अगला एग्जाम पढ़ेंगे, अगला एग्जाम पढ़ेंगे हम लोग, उसके अंदर भी Zn2+ जो एक्टिव साइट पे है वो है कार्बोक्सी पेप्टिडेज, ठीक है। तो हम लोग अगला एग्जाम पढ़ते हैं कार्बोक्सी 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 पेप्टिडेज, राइट। इसको ए भी बोलते हैं, कार्बोक्सी पेप्टिडेज ए या CPA, ठीक है। ये क्या है, पैंक्रियाज में होता है। अब देखो सिंपल सी बात है, ध्यान सुनो, क्या ज़रूरत है इसकी। ज़रूरत ये है कि हम जब प्रोटीन लेते हैं तो प्रोटीन में अमीनो एसिड्स होते हैं, उनका एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होता है। लेकिन आपको पता है कि अमीनो एसिड का सीक्वेंस जो बॉडी में डिफरेंट एंजाइम होते हैं, डिफरेंट प्रोटीन होते हैं, उसमें क्या होता है, अलग अलग। क्योंकि अलग अलग सीक्वेंस होने की वजह से उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं क्या है वो डिफरेंट है, या उनके थ्रू जो रिएक्शन कैटेलाइज्ड होती है वो क्या डिफरेंट है। इवन हम लोगों ने पढ़ा है कि हीमोग्लोबिन में क्या होता है कि अगर बीटा चेन में है वो रिप्लेस कर दिया जाए, प्रोटीन में अगर सीक्वेंस बदल दिया जाए, प्रोटीन को अगर अमीनो एसिड का सीक्वेंस बदल दिया जाए, तो बहुत सारी क्या है, एक्टिविटी जो है चेंज हो जाती है। तो प्रोटीन तो पूरा क्या है, अमीनो एसिड का ग्रुप है। तो हमें क्या करना होगा, पहले उसको डिफरेंट ग्रुप में ब्रेक करना होगा ना। अगर ब्रेक करेंगे तभी तो जो है वो अलग अलग अमीनो एसिड जो है वो अलग अलग तरह से फिर अरेंज हो सकता है, राइट। तो उसके लिए हमें ऐसे एंजाइम की ज़रूरत है जो प्रोटीन को क्या करे, हाइड्रोलाइज कर दे, मतलब पेप्टाइड बंद को क्या कर दे, हाइड्रोलाइज कर दे। ये क्या करता है, वही काम करता है, राइट। इसका मतलब प्रोटीन का क्या करता है, डिकम्पोजिशन, ठीक है। तो ये क्या है, इट इज़ पैंक्रियाटिक एंजाइम, राइट, responsible for cleavage of peptide linkage, राइट। देखो दो तरह के एंजाइम होते हैं जो प्रोटीन चेन को, एक होता है एंडोपेप्टिडेज, मतलब जो बीच से ब्रेक करे। एक होता है एक्सोपेप्टिडेज जो कॉर्नर से ब्रेक करता है या टर्मिनल साइड से ब्रेक करता है। तो ये क्या है, एक्सोपेप्टिडेज है, इट इज एन एक्सोपेप्टिडेज, राइट। और ख़ास बात देखो इसके साथ क्या होती है, इट हाइड्रोलाइजेज पेप्टाइड लिंकेज फ्रॉम C टर्मिनल साइट, C टर्मिनल साइट। देखो कैसे, जैसे मान लो इधर देखते हैं, हमारे पास COH ग्रुप है, राइट, R है, हाइड्रोजन है, NH है यहाँ पर, फिर इधर CO हो गया, फिर इधर R, ऐसे R H, फिर यहाँ पर हमारे पास
NH, ठीक है, फिर इधर CO, फिर इधर R H, मान लेते हैं ऐसे हमारे पास एक लंबी सी चेन है, ठीक है। तो इधर की तरफ ना कार्बोक्सिलिक एसिड फ्री होता है, उसी को क्या बोलते हैं, C टर्मिनल साइड, तो ये इधर से ब्रेक करेगा। तो अगर यहाँ पे हम कार्बोक्सी पेप्टिडेज लाते हैं तो ये कहाँ से ब्रेक करेगा इसको, यहाँ से, ठीक है। तो क्या बनेगा, इधर का पूरा पोर्शन लिख सकते हैं सिंपल, इधर क्या बनेगा हमारे पास, ये R डैश कर देते हैं, ठीक है, इसे थोड़ा पहचानने में सही रहेगा, R डैश चेंज कर देते हैं, R2, इसको कर देते हैं R3, ठीक। तो R1 हो गया, H हो गया, यहाँ NH2 हो जाएगा, यहाँ क्या हो गया COH प्लस, यहाँ क्या बन जाएगा COH R2H, और यहाँ पर क्या है हमारे पास NH है, फिर यहाँ C डबल बॉन्ड O R3H, इसको छोड़ देते हैं, तो ये हमारे पास ये हमें मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे तो ध्यान रखना, राइट साइड जैसे किसी भी लिखा ना, राइट साइड से ब्रेक करना, इधर C लिखा जाता है, इधर N लिखा जाता है, ठीक। आगे चलते हैं, इसको ऐसे भी दे सकते हैं, मान लो हमारे पास एक ग्लू है, एस्प है, एक फी है, और यहाँ पर क्या है CPA, तो कहाँ ब्रेक करेगा, इधर से, ग्लू एस्प प्लस यहाँ पे क्या है फिनाइल एलेनीन, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, अब बात करते हैं थोड़ा आगे, देखो एक्टिव सेंटर पे देखते हैं क्या है, एक्टिव सेंटर Zn2+, ठीक है। पूरा देख लेते हैं एक्टिव सेंटर पे क्या है, यहाँ पे यहाँ Zn है, यहाँ वाटर, ठीक, Zn+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ पर एक क्या है हिस्टिडीन, ऐसे यहाँ भी क्या है तो रेस्टिंग स्टेट में जो होता है ये क्या होता है 5 कोऑर्डिनेट। देखो ये किसका पार्ट है, ये पार्ट है ग्लू का, किसका पार्ट है ये, ग्लू का, ग्लूटामिक एसिड का। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है 5, ठीक है। तो ज्योमेट्री क्या है रेस्टिंग स्टेट में, ज्योमेट्री अराउंड Zn2+, या ऐसे लिख सकते हैं सिंपल, कोऑर्डिनेशन नंबर अराउंड Zn2+ इज व्हाट 5, ठीक है। एक चीज़ ध्यान से सुनो, ऐसा देखा गया है कि अगर मान लो C टर्मिनल साइड से ब्रेक कर रहा है और C टर्मिनल साइड पे जो भी हमारी अमीनो एसिड्स है उसके पास एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन हो, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हो, तो जो एंजाइम की सेलेक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, राइट। तो यहाँ मैं एक चीज़ लिख सकता हूँ, सेलेक्टिविटी ऑफ एंजाइम is high when C terminal side amino acid has aliphatic और एरोमेटिक सब्स्टिट्यूएंट, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन सब्स्टिट्यूएंट्स। मतलब C टर्मिनल साइड जिधर की तरफ ब्रेक कर रहा है, अगर उधर एलिफेटिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन लगे हैं तो सिलेक्टिविटी बढ़ जाती है। क्यों ऐसा होता है, देखो ध्यान से, आपको पता ना ये प्रोटीन सिस्टम है, तो ये जो इन्वायरमेंट है प्रोटीन का, एक ऐसा इन्वायरमेंट है, ये है हाइड्रोफोबिक, राइट, हाइड्रोफोबिक इन्वायरमेंट है ये, है ना। अरे प्रोटीन होगा, यहाँ पर R ग्रुप लगा होगा, राइट, कार्बन लगा है, तो ये R ग्रुप अगर होगा ज़्यादा से ज़्यादा तो क्या कैसा इन्वायरमेंट क्रिएट करेगा, हाइड्रोफोबिक इन्वायरमेंट। अब ध्यान सुनो, अगर एलिफेटिक सब्स्टिट्यूएंट लगा है, एरोमेटिक सब्स्टिट्यूएंट लगा है, वो हाइड्रोकार्बन लगा है, तो ये भी कैसा है, ये भी तो हाइड्रोफोबिक इन्वायरमेंट क्रिएट करेगा, ये भी तो हाइड्रोफोबिक नेचर है। अब खुद से सोच लो आप कि अगर ये हाइड्रोफोबिक, इसमें जो कैविटी है यहाँ पर जो इन्वायरमेंट है वो हाइड्रोफोबिक, तो ये दोनों एक दूसरे को फेवर करेंगे ना। अगर फेवर करेंगे तो सिंपल सी बात है, सेलेक्टिविटी क्या हो जाएगी, सेलेक्टिविटी
इंक्रीज कर जाएगी। तो सेलेक्टिविटी क्यों बढ़ती है? क्योंकि प्रोटीन के चारों तरफ का जो इन्वायरमेंट है वो भी कैसा है? हाइड्रोफोबिक है। ठीक है, आगे चलता है। अच्छा, एक चीज़ और देख लो यहाँ पे। अब अगर आपसे कोई पूछे कि जो Zn2+ है वो एसिडिक ज़्यादा कहाँ पे, तो ध्यान से सुनो, यहाँ पे क्या लगा है? ये O- होता है, ठीक है, तो ये नेगेटिव चार्ज इसको प्रोवाइड करा है। यहाँ पर 2 ही हिस्टिडीन है, राइट। इसका मतलब डीलोकलाइजेशन इसके इलेक्ट्रॉन का उतना होगा क्या? नहीं होगा। वहाँ पे 3 लोग थे, इसलिए वहाँ पर डीलोकलाइजेशन क्या था? ज़्यादा। इसलिए ध्यान सुनो, जो Zn2+ कार्बोनिक एनहाइड्रेज में है वो ज़्यादा एसिडिक है। किसके कंपेरिजन में? इस Zn2+ के। ठीक है, तो चाहो तो आप लिख सकते हो Zn2+ इन कार्बोनिक एनहाइड्रेज is more acidic than Zn2+ in carboxypeptidase A CPA। ठीक है, सिंपल सी बात है, क्योंकि यहाँ पर हिस्टिडीन नहीं है। दूसरा, अगर सॉफ्ट का पूछे तो सॉफ्ट भी ज़्यादा है, ये उतना सॉफ्ट भी नहीं है, क्योंकि यहाँ उतना डिलोकलाइजेशन नहीं है जितना डिलोकलाइजेशन वहाँ था। वहाँ ज़्यादा अप्लाई, देखो यहाँ पर 1 पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड वाला है, यहाँ दूसरा पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड वाला है, वहाँ पे 3 थे। यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन क्या एक ही है ना? अरे यहाँ पर 1 2 3 3 लोन पे है, 3 पाई सिस्टम है, यहाँ भी 3 है, यहाँ पर तो एक ही डिलोकलाइज हो रहा है, राइट। दूसरा, यहाँ पर नाइट्रोजन जुड़ा है, यहाँ किससे जुड़ा है? ऑक्सीजन से। तो ये ज़्यादा हार्ड है उसके कंपेरिजन में। ठीक है, किसके कंपेरिजन में? उस Zn2+ के कंपेरिजन में, जो कहाँ पर है? जो है कहाँ? कार्बोक्सी पेप्टिडेज में। ठीक, चलो आगे चलते हैं, मैकेनिज्म देख लेते हैं इसके। ठीक है, हमें ये पता चल गया कि सी टर्मिनल साइड से ब्रेक करेगा। हमें ये पता चल गया कि एलिफेटिक और एरोमेटिक सब्स्टिट्यूएंट जितने होंगे उतना ज़्यादा हाइड्रोफोबिक इन्वायरमेंट क्रिएट होगा, क्योंकि कैविटी के पास हाइड्रोफोबिक इन्वायरमेंट है बिकॉज ऑफ प्रोटीन, तो वो भी हाइड्रोफोबिक, वो भी हाइड्रोफोबिक तो सेलेक्टिविटी बढ़ जाएगी। इसलिए बोला जाता है या देखा गया है इसमें कि जैसे जैसे आप हाइड्रोफोबिक सब्स्टिट्यूएंट लगाओगे, जो एंजाइम की सेलेक्टिविटी है क्या होगी? वो ज़्यादा दिखती है। तो कोई नई बात नहीं है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट इसके पीछे का। अब हम लोग देख लेते हैं मैकेनिज्म। ठीक है, मैकेनिज्म। ठीक, देखो इधर, देखो जैसे मान लो यहाँ पे हमारे पास, एक ध्यान देना, जब ये एक्टिव स्टेट में होता है ना तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही होती है यहाँ पे, राइट। नॉर्मली 5 दिखाता है बट एक्टिव स्टेट में 4 है यहाँ। यहाँ पे क्या है? अमीनो एसिड है, ग्लू, राइट। ये क्या है? ग्लू। ये क्या करेगा? यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके इसको रिप्लेस करता है। किसको रिप्लेस करता है? इस हाइड्रोजन को। इसका मतलब क्या कर रहा है वो? इसकी न्यूक्लियोफिलिटी को बढ़ा रहा है। तो मैं थोड़ा दिखा देता हूँ, ये थोड़ा ब्रेक भी होता रहेगा। ठीक है, ये हल्का सा क्या हो रहा है? ब्रेक हो रहा है। ठीक, क्यों ब्रेक हो रहा है? क्योंकि इधर खींचेगा तो बॉन्ड इधर खींचेगा, मतलब क्या है? कुछ नहीं कर रहा, सिंपल इस वाटर से प्रोटॉन को यहाँ निकालने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, यहाँ निकालने में हेल्प करेगा तो इसकी न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर बढ़ जाएगी। ठीक, एक चीज़ और देखता है, यहाँ पे क्या है? TYR होता है, समझो। यहाँ पे देखो, कैविटी के अंदर देख लेते हैं, बाकी हम लोग देख चुके काम कैसे करता है ये। ठीक है, ये मान लो हमारे पास अमीनो एसिड है, को मैंने फिनाइल इसीलिए लगा भी दिया है यहाँ पे। ठीक है, CH मान लेते हैं यहाँ पर, ऐसे कर लेते हैं CH2 COO माइनस, यहाँ H, यहाँ NH, यहाँ CO, यहाँ CO के बाद CHR NH2, यहाँ NHH। तो देखो कैविटी में कैसे होल्ड करता है। देखो यहाँ से टायरोसिन के पास क्या होता है? O- सिस्टम ऐसे, राइट। ये O- क्या करेगा? इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक, तो ये लोग देखो एक्चुअली कुछ नहीं, देखो ये क्या कर रहा है? यहाँ से प्रोटॉन निकाल के इस ऑक्सीजन की न्यूक्लियोफिलिटी को बढ़ा रहा है। ये क्या कर रहा है? इसको होल्ड करके रख रहा है। यहाँ पर एक ARG आर्जिनिन प्लस सिस्टम होता है। ठीक है, ये क्या है? NH2 यहाँ प्लस ऐसे, तो यहाँ बीच क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन। तो ये भी क्या करता है? इसको होल्ड करके रख रहा है, राइट, ऐसे। तो देखो एक अच्छी बात समझो, जो नॉर्मल रिएक्शंस होती है ना उनमें ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें क्या है, जैसे कैविटी के अंदर आया ना, तो जब तक ये रिएक्शन कर नहीं लेगा ये लोग जाने नहीं देंगे उसको। कैसे किया? देखो इसने होल्ड,
ये भाग सकता है लेकिन क्यों नहीं भाग पा रहा है? इसकी यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग से पकड़ लिया, यहाँ इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से पकड़ लिया, ठीक है, और इसकी न्यूक्लियोफिलिटी को लोग बढ़ा रहे हैं यहाँ पर। सोचो नेचर ने कितना बढ़िया प्लान बनाया है। और वही चीज़ें जो है बाहरी सिस्टम में, मान लो यहाँ पर ये सब लोग नहीं होते तो ये आता, कोई ज़रूरी था इससे इंटरेक्शन करता? कोई ज़रूरी थोड़ी सा इससे इंटरेक्शन करता, चला जाता। तो इसका मतलब सिंपल है, टर्नओवर नंबर क्या होती, कम, आपकी रेट ऑफ रिएक्शन कम होती, क्योंकि जो आता जरूरी थोड़ी रिएक्शन कर लेता, तो ज़्यादा लोग कन्वर्ट ही नहीं होते, राइट। लेकिन ये जो सेम यही उसमें होता है, किसमें, कार्बोनिक एनहाइड्रेट वहाँ भी देखो मैंने आपको बताया था कि जो बाकी एनायंस थे वो लोग क्या कर रहे थे, जो बाकी एनायंस थे वो सॉफ्ट करेक्टर के नहीं थे, लेकिन फिर भी एक्टिविटी को ब्लॉक कर रहे थे, क्योंकि वो क्या थे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइदर विद रिएक्टेंट आइदर विद प्रोडक्ट। इसका मतलब कैविटी के अंदर के जो लोग हैं वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को पहचानते होंगे। ऐसे वहाँ पर ऐसे वहाँ पर प्रोटीन यूनिट्स हैं जो ये आइडेंटिफाई कर लेती होंगी कि ये वाला रिएक्टेंट, ये वाला प्रोडक्ट है, तो उनके लिए एफिनिटी शो करती होंगी। अब क्योंकि हमारा जो CO2 था वो तो नॉर्मल ऐसे था, तो उतना बढ़िया इंटरेक्शन नहीं कर रहा था वो कि ब्लॉक कर दे प्रोसेस, लेकिन जो N3 माइनस था, जो NCO माइनस था, राइट, ये लोग क्या कर रहे थे, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन करके रुक गए, वो जिंक तक पहुँचे ही नहीं। इसका मतलब क्या कर दिया, एक्टिविटी को ब्लॉक कर दिए। और क्योंकि हर एंजाइम में ऐसा कुछ सिस्टम होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज में भी ऐसा सिस्टम है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट, रिएक्शन 10⁸ सेकंड इसीलिए ज़्यादा होती है, क्योंकि सिर्फ जिंक का रोल नहीं है, जो इस कैविटी में रिएक्शन हो रही है ना, उनमें जो प्रोटीन का अरेंजमेंट है उसका भी इंपॉर्टेंट रोल है। यहाँ पे देखो फिर क्या होता है, देखो इधर, अब इसको थोड़ा सा मैं और अच्छा करता हूँ, ठीक है, ऐसे करता हूँ। यहाँ जो ये वाला है ना, इसके साथ थोड़ा सा इसको मैं सही करता हूँ, ऐसे NCO ऐसे कर देता हूँ। ये क्या करता है, ये Zn2+ इसके साथ क्या करता है, इंटरेक्शन देखो ध्यान से, ऐसे। अब अगर ऐसा करेगा तो आपको पता है कि Zn2+ ऐसा करेगा तो यहाँ पर क्या बढ़ेगा, इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ेगी ना, तो ये क्या करता है, अटैक करता है इस वजह से। मतलब यहाँ Zn2+ का काम क्या है, Zn2+ यहाँ ऐसे जुड़ रहा है जैसे हमने पहले बात किया था, और इसका जो वाटर यहाँ पे है वो यहाँ पे अटैक कर रहा है, ठीक। और देखो हमने पढ़ा था कि वहाँ जो OH- था, ध्यान सुनो मेरी बात, वहाँ का जो OH- था, सुनो, कार्बोनिक एनहाइड्रेज में, वो यहाँ पे ये लोग क्या थे, देखो एक चीज़ समझने की कोशिश करो, यहाँ पे Zn2+ क्या है, लेस एसिडिक, तो ये अगर लेस एसिडिक होगा तो इसका मतलब क्या, इससे लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल करेगा, तो यहाँ से H+ के निकलने के चांसेस क्या होंगे, कम। अगर H+ के निकलने के चांसेस कम, इसका मतलब इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। न्यूक्लियोफिलिसिटी मतलब इसकी यहाँ पर अटैक करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, लेकिन कम नहीं हुई। देखो दूसरे तरीके से इसको एक्टिवेट किया इसने, कैसे किया, यहाँ से चला गया ये Zn2+ क्या कर रहा है, इससे जुड़ जा रहा है। अगर Zn2+ जुड़ेगा तो ये इलेक्ट्रोफाइल अच्छा हो गया, ये भले उतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं हो पाया था, लेकिन क्या हो गया, ये इलेक्ट्रोफाइल अच्छा हो गया, तब भी एक्टिविटी क्या हो गई, बढ़ गई। तो यहाँ लेस एसिडिक Zn2+ भले है, लेकिन एक्टिविटी को कैसे इन्हांस कर ले रहा है, बाय कोऑर्डिनेटिंग विद द ऑक्सीजन ऑफ व्हाट, ऑक्सीजन ऑफ कार्बोनिल्स। उसकी वजह से इसके इलेक्ट्रोफिलिक करेक्टर बढ़ गया और ये यहाँ जाके अटैक कर दिया। फर्दर उसके बाद जब दोबारा होता है फिर से आके क्या करेगा, रिलीज़ कर देगा। मतलब ये हुआ यहाँ से OH निकल जाएगा, फिर वाटर आएगा, वाटर फिर से यहाँ पे जुड़ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब फाइनली जो है ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ से Zn2+ हट गया, और यहाँ जो फर्दर देखो सिंपल यहाँ पे क्या है, ये इधर अटैक करेगा और यहाँ से बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगा। कहाँ से, ये इधर अटैक करेगा, ये बाहर निकल गया, तो आपका क्या हो गया, एसिड बाहर निकल गया, बस, ठीक है। इस तरह ये एक्टिविटी शो करता है। आगे चलते हैं हम लोग। अब देखो अगर मान लो हमें कार्बोनिक एनहाइड्रेज में, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में स्टडी करनी हो, तो यहाँ भी जैसे हम Zn2+ रिप्लेस करते थे किसमें, कार्बोनिक एनहाइड्रेज में, वैसे यहाँ भी Zn2+ को किससे रिप्लेस करेंगे, CO2+ से। तो सिंपल हम लिख सकते हैं, इन ऑर्डर टू स्टडी environment around Zn2+ in carboxypeptidase CO2+, या ऐसे लिख सकते, Zn2+ is replaced by
रिप्लेस्ड बाय CO2 प्लस, राइट। ठीक है, यहाँ भी एक्टिविटी रिटेन रहेगी। इसके केस में देखा गया है कि एक्टिविटी ऐसे लिख सकते हो, Zn2 प्लस कैन बी रिप्लेस्ड बाय CO2 प्लस Ni2 प्लस, राइट, ऐसे लिख सकते हो CO2 प्लस Mn2 प्लस इन कार्बोक्सी पेप्टिडेज। रिप्लेस कर सकते हो, लेकिन याद रखो प्रॉपर उसको रिप्लेस किया जाता है। हमेशा याद रखो, देखो मैं कह रहा था निकिल भी +3 में नहीं जाता, निकिल टेट्राहेड्रल को ज़्यादा फेवर करता, ज़्यादा सुटेबल कोबाल्ट है इसलिए लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी कर दोगे तो कुछ हो जाएगा, लेकिन आपको पता अगर स्टडी करनी है तो ऐसा सिस्टम लिया जाता है जो मोस्ट सुटेबल हो। ठीक, तो ये लोग को भी यहाँ भी कर सकता है। फिर आप उनमें सवाल कि अगर रिप्लेस कर सकते हैं तो इसको क्यों नहीं लिया? अरे क्योंकि रिडॉक्स क्या ये रिडॉक्स एक्टिव भी तो है, तो इसका कोई भरोसा नहीं है। ये हो सकता है कि साइड में रिएक्शन क्रिएट कर दे, तो नेचर ने इसको सेलेक्ट नहीं, ये तो हम रिप्लेस कर रहे हैं ना, नेचर थोड़ी इसको दिया, नेचर तो वो देगा जो सबसे सुटेबल होगा। तो नेचर ने इसने किसको लिया? जिंक को। और कोबाल्ट को क्यों नहीं लिया? मैंने आपको बताया कि कोबाल्ट उतना अबेंडेंस नहीं है जितना क्या है, जिंक इज मोर अबेंडेंट, ठीक है, देन कोबाल्ट, राइट। इसलिए कोबाल्ट भले फंक्शन, जब भले एक्टिविटी रिटेन करता है, भले स्पेक्ट्रोस्कोपी प्रॉपरली करता है, लेकिन नेचर ने सेलेक्ट नहीं किया, क्योंकि नेचर को ये थोड़ी पता है कि आप स्पेक्ट्रोस्कोपी करोगे इसकी, इसलिए जो एबंडेंस था ज़्यादा, जो सुटेबल है भी, इसलिए उसको सेलेक्ट कर लिया। ठीक, अच्छा एक पता इंपॉर्टेंट चीज़ में क्या है, देखा यह गया है कि अगर देखो कार्बोक्सी पेप्टिडेज में, देखो एक कार्बोक्सी पेप्टिडेज है, इसमें एक्टिव सेंटर पे Zn2 प्लस, इसको हटा के क्या लगा सकते हैं? CO2 प्लस, इसके जगह क्या लगा सकते हैं? Mn2 प्लस, ये सब लगा सकते हैं हम, ठीक है। तो देखा यह गया है कि एक हमारे पास ग्लाइसिल टायरोसिनेज है, ग्लाइसिल, ये एक पेप्टाइड लिंकेज है, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर GYL TYR, ये है। इसके लिए चेक किया गया कि इस बॉन्ड को ब्रेक करना। ध्यान सुनो, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो कार्बोक्सी पेप्टिडेज में एक बार जिंक रखा गया, उसके बाद जिंक को रिप्लेस कर कोबाल्ट रखा गया, फिर मैग्नीज रखा गया, और ब्रेक किसे करना है? इस पेप्टाइड लिंकेज को। तो जो रिएक्टिविटी ऑर्डर थी ना, रिएक्टिविटी ऑर्डर, वो देखा गया कि सबसे ज़्यादा एक्टिविटी कौन सा हो रहा है? कोबाल्ट, उसके बाद कौन? जिंक, उसके बाद कौन? ये है रिएक्टिविटी ऑर्डर। तो देखो पहली चीज़ तो एक दिमाग में उतरना कि कोबाल्ट ज़्यादा रिएक्टिव है, क्यों नहीं? मैं बताया उसको कि कोबाल्ट भले रिएक्टिव है, लेकिन कोबाल्ट के साथ दूसरी रिडॉक्स वाली प्रॉब्लम चलो मान लेता हूँ मैंने, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं है उसके साथ दिक्कत, जिंक के साथ नहीं है। दूसरा, जिंक की नेचुरल एबंडेंस जो है कोबाल्ट से ज़्यादा है, इसलिए नेचर ने कोबाल्ट को सिलेक्ट किया। हमें पता करना ये क्यों होता होगा। देखो ये इसलिए होता होगा, इसका रीज़न क्या हो सकता है कि जब यहाँ पे देखो, जब यहाँ जुड़ता होगा ना ये CO2 प्लस, अब ध्यान से दो, ये जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, ये उतना ही क्या होगा? इलेक्ट्रोफिलिक। जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर, मोर इलेक्ट्रोफिलिसिटी। अब खुद से सोचो, आप कोबाल्ट 2 प्लस Zn2 प्लस Mn2 प्लस में, अब आपको थोड़ी बहुत केमिस्ट्री आनी चाहिए, ठीक है, कोऑर्डिनेशन के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। सबसे स्ट्रॉन्गर बॉन्ड ये बनाता है जैसे, ये क्या? स्ट्रेंथ ऑफ, अरे छोटा ऐसा है जिसका स्ट्रेंथ ऑफ मेटल ऑक्सीजन बॉन्ड। तो सिंपल सी बात है, रिएक्टिविटी क्यों ज़्यादा है? क्योंकि कोबाल्ट अच्छा बॉन्ड बनाता है इसके साथ। जितना अच्छा बॉन्ड बनाएगा यहाँ, उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर डेवलप होगा, और जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर होगा, जो OH माइनस Zn से लगा है, उतनी जल्दी यहाँ पे क्या करेगा? फास्ट अटैक। तो सिंपल क्या होगा? रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। तो इतनी बातें हमें किसके बारे में पढ़नी है? कार्बोक्सी पेप्टिडेज के बारे में पढ़नी है, ठीक है। अब इसमें एक एंजाइम और बचता है, लिवर एल्कोहल डिहाइड्रोजनेज, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है। थैंक यू।